कि नलिनी कौर सुबक अंदाम और दराज कामत होने के साथ ही दिलकश नकुश की मालिक भी थी। तुमने लफ्जों में उससे धीके खसम की तस्वीर खींच कर रख दी। नलिनी ने बेसाख्तगी के साथ कहा, मालूम होता है कि तुमने उसे बहुत करीब से देखा हुआ है। तुम उसे कैसे जानते हो? ये एक लंबी कहानी है, बस ये समझ लो कि मैं उसकी घात में लगा हुआ हूँ। जिस दिन मेरा हाथ पड़ गया उसे उठाकर सरहद पार ले जाऊंगा। वो हमारे लिए बहुत काम का आदमी है। मैंने हसरत से कहा, तुम ओलियानो से बात करो। सरहद पार का जिक्र सुनकर नलिनी पुरजोश लहजे में बोली, वो ओलियानो को फोन करता रहता है। मैंने उसे कई बार यहाँ देखा भी था। पहली बार वही मुझको यहाँ लेकर आया था। आजकल वो खुद भी जफर से तंग आया हुआ है। उसकी मदद से तुम जफर को बआसानी पकड़ सकते हो। देखो अभी तुम्हारे सामने बात करता हूँ, शायद वो राह पर आ जाए। हम दोनों बातें करते हुए बरामदे से गुजर कर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो ओलियानो वीरा पर झुका पड़ रहा था और वो उसे खुद से दूर रखने के लिए खासी मेहनत कर रही थी। ओलियानो अपनी फितरत के एतबार से इंतहाई हरीस बुड्ढा था और उस कलवत से भरपूर फायदा उठाने के लिए कोशा था। ओलियानो की पूछ हमारी तरफ थी, इसलिए वो हमारी आमद से आगाह नहीं हो सका। मैं गुस्से में होने के बावजूद ठनक कर दरवाजे ही में रुक गया, लेकिन नलिनी कौर से वो सब बर्दाश्त नहीं हो सका। वो मेरे अकब से झपट कर निकली और सीधी ओलियानो के सामने जा खड़ी हुई। वो दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर किसी भूखी शेरनी की तरह तन कर खड़ी हुई थी। उसे देखते ही ओलियानो वीरा के पुरखुमार पैकर को भूल भाल कर हकलाता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ। तो इस बदमाशी के लिए मुझे अंदर वाले कमरे में छुपने का मशवरा दिया था। नलिनी कौर ने ओलियानो को कहरबार नजरों से घूरते हुए जारहाना लहजे में कहा, ये कोई बदमाशी नहीं थी। ओलियानो ने लुकनत आमेज लहजे में कहा, वीरा ने मुझे अपनी कलाई गिराने का चैलेंज दिया था। हम इसी मुकाबले के लिए अपनी पोजीशन दुरुस्त कर रहे थे, मगर तुम अचानक कहां से आ गई? ये खुद से नहीं आई बल्कि लाई गई है। मैंने उसे अपनी मौजूदगी से आगाह करते हुए कहा और वो दाखिली दरवाजे की समत से मेरी आवाज सुनकर यूं उछल पड़ा जैसे बेखबरी में उस पर बिजली का नंगा तारा गिरा। ओह तुम! उसके हर से फैली हुई आंखें मेरी तरफ मरकूज हो गईं और वह मुदाफाना बेबसी के साथ बोला, मगर मैं तो बस यूं ही वीरा के साथ हल्का पुल्का मजाक कर रहा था। वो तुम्हारा और वीरा का मामला है। मैंने बेअतनाई के साथ कहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि घर में हम लोगों के अलावा और कोई नहीं था, तो ये 6.25 फुट की औरत कहाँ से निकल पड़ी? ये मेरी दोस्त कलनी नहीं नलिनी कौर है। तुम्हारी अचानक आमद की वजह से मैंने इसे अंदर भेज दिया था। पोर्च में खड़ी हुई सब्ज कार दरअसल इसी की है। और तुम्हारी ये अम्मा कौन है? नलिनी कौर ने हाथ ने जाकर वीरा की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अंग्रेजी जुबान का सहारा लेने की वजह से वो इस बार कोई फिलबदी गाली इस्तेमाल नहीं कर सकी थी। जुबान संभाल कर बात कर लड़की। वीरा गैर मुतवक्का तौर पर तैश में आ गई। मैं 1 सेकंड में तेरी जुबान हल्क से बाहर खींच लूंगी। ओलियानो फौरन ही उछल कर उन दोनों के दरमियान ना आ गया होता तो शायद बात बढ़ जाती। उसने फिजा में अपने दोनों हाथ उठाते हुए गहरे गहरे सांसों के दरमियान कहा, तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ 2 औरतों के साथ ही 2 मर्द भी मौजूद हैं। तुम मेरी दोस्त हो तो वीरा तन्ही की दोस्त है। तुम्हें इसकी तौहीन करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। नलिनी की उलझन अमेज निगाहें मेरी तरफ उठी तो मैं बोल पड़ा, मेरा ख्याल है तुम गुस्सा थूक दो। शायद ओलियानो नशे की झोंक में वीरा से जोर आजमाई कर रहा था। यह है ही हराम दा पुत्र है। नलिनी कौर उससे की ज्यादती की वजह से मिली जुली पंजाबी और उर्दू में फट पड़ी। अब तुम देखना कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं इसे चारों हाथ पैरों पर चलवा कर इसको ठोकरे मारूंगी और इसे अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। हम चले गए तो ये तमाशा कैसे देखेंगे? वीरा ने उर्दू में सवाल करके उसे चौंका दिया। उसने खुद पुरसुकून रहकर नलिनी को ओलियानो के खिलाफ इस्तेमाल दिलाने की कोशिश की थी। तुम अंग्रेज नहीं हो? नलिनी कौर ने हैरत के साथ वीरा से सवाल किया। वीरा ने अपने सर को नफी में जुम्बे देते हुए कहा, हर सफेद फाम को चाहे लोग अंग्रेज समझते हैं, तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार मालूम होती हो। तुम्हें ऐसे बेहुदा गलती नहीं करनी चाहिए। तुमने यही क्या सराई किसी फ्रेंच के बारे में की होती तो तुम उसकी दोस्ती से हाथ धो चुकी होती। गुफ्तगू का रुख तब्दील होने के साथ ही उन दोनों का गुस्सा भी खत्म हो गया तो मैंने उन्हें मुनासिब और महफूज तरतीब के साथ निशिस्तें संभालने में मदद दी और ओलियानो फुर्ती के साथ नलिनी के लिए बलोर का एक गिलास लिया। नलिनी इनकार करती रही। उसका कहना था कि वो हमारी आमद से पहले 1 पैग ले चुकी थी और ज्यादा शराब नोशी की मुतहम्मल नहीं हो सकती थी, क्योंकि जरा सी बेअतदाली भी उसके बहकने का सबब बन जाती थी। लेकिन मैंने जबरदस्ती उसके लिए 1 पैग बना ही दिया। वो एक सरदारनी थी और मेरे ज़हन में इस वक्त सरदारों की तानश्वरी के सदाबहार लतीफों की एक बारात सी उतरी चली आ रही थी। मेरा ख्याल था कि जरा सा बहकने के बाद वो सीखनी मजीद दिलचस्प हो जाएगी और दीगर बातों के अलावा हमारे काम के मौजू पर भी खुलकर बात कर सकेगी। ओलियानो को मुसलसल एक ही परेशानी लाहक थी कि नलिनी मकान के अंदरूनी हिस्से में छुपी हुई थी और मैं भी पेशाब करने के इरादे से अंदर ही गया था। फिर हम दोनों सदर दरवाजे से क्यों दाखिल हुए थे? नलिनी तो खैर उसे बुरी तरह नजरअंदाज करने पर तुली हुई थी। मैं भी खासी देर तक उसे टालता रहा, लेकिन आखिर में मुझे उसको पूरी तफसील से आगाह करना ही पड़ गया। अगर वहां खटका हुआ था तो तुम्हें खिड़की से कूदकर भागने की क्या जरूरत थी? मेरी कहानी सुन लेने के बाद ओलियानो ने नलिनी पर खफगी का मुजाहरा करते हुए कहा, वहीं रुककर आने वाले का सामना करना चाहिए था। मेरी छत के नीचे तुम्हें कोई भयानक खतरा तो लाहक नहीं हो सकता था। सरदार जोगिंदर सिंह वैसे तो मेरा मरियल सा शौहर है, लेकिन बात पते की कहता है।
नलिनी तरंग में आकर बोली। वो कहते हैं कि जब कोई मर्द तन्हाई में पराई औरत की तरफ बढ़ता है तो उसके मन की कीचड़ में पाप के कमल खिल रहे होते हैं। मैं इस डरावने अंधेरे में कैसे ठहर सकती थी? ओलियानो उसके जवाब पर बुरा सा मुंह बनाकर रह गया और वीरा मुस्कुराने लगी। तुम अपने शौहर को मरियल कह रही हो और उससे बहुत ज्यादा डरती भी हो। मैंने उसे छेड़ा। वो बस दूसरों के सामने मरियल बना रहता है। मेरे हक में तो भेड़िया है भेड़िया। जब जोश में आता है तो काट कर और भंपोड़ कर मेरे बदन को नीला कर देता है। उसकी इसी हरकत से उकताकर मैंने दूसरे मर्दों से दोस्ती का रास्ता निकाला था। उसने उर्दू में जवाब दिया, क्या तुम्हारे शहर के सारे मर्द मर गए थे जो गैर मुल्कियों के पीछे पड़ गई? मैंने ओलियानो को अपने गिलास की तरफ मुतवज्जा पाकर अपना सवाल भी उर्दू ही में कर डाला। नलिनी ने अपने गिलास से एक छोटा सा घूंट लेकर गहरा सांस लिया और बोली, ऐसा ही समझ लो। समझाओगी तो समझ लूंगा। मैंने चौकी के साथ कहा। मैंने बहुत सारी औरतों से पूछा था। वो चंद सानियों की खामोशी के बाद बोली, लेकिन सबका दुख एक ही था। मालूम होता है कि पटियाले के सरदार भेड़ियों की नस्ल से हैं। जो सरदारनियां तगड़ी हैं वो अपने मर्दों को 2-4 हाथ मारकर बदला ले लेती हैं। दूसरियों को सब्र करना पड़ता है। ये तुमसे क्या कह रही थी? मेरे जोरदार कह के ने ओलियानो को चौंकने पर मजबूर कर दिया। अपनी अज़वाजी जिंदगी का अलमिया सुना रही थी। मैंने सरसरी अंदाज में जवाब देते हुए मतलब की बात छेड़ दी। तुम जफर के बारे में वीरा को कुछ बताने का इरादा रखते थे। अगर तुम दोनों अपने मुज़ाकरात खत्म कर लो तो हम 9 बजे से पहले यहाँ से रवाना होना चाहेंगे। ओलियानो के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने बौखलाए हुए अंदाज में नलिनी की तरफ देखा। उसकी तरफ मत देखो। मैंने उसे इत्मीनान दिलाना चाहा। ये मुझे जफर के तैयार किए हुए वीडियो केस्ट के हवाले से तुम्हारी और अपनी परेशानी की कहानी सुना चुकी है। ओह, ओलियानो एक गहरा सांस लेकर अपनी कुर्सी में धंस गया। कमाल है कि यह चंद ही मिनट में तुमसे इतनी बेतकल्लुफ होगी कि अपना सारा कच्चा चिट्ठा उगल बैठी। मुझे तो इसे अपनी राह पर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी थी। अपने अपने तरीकाकार की बात होती है। मैंने खुशदिली के साथ कहा, तुम्हारे और नलिनी के वीडियो केस्ट की बात तो साफ हो चुकी है। तुम ये बताओ कि उसके जरिए जफर तुमसे क्या काम लेना चाह रहा था? वो लम्हा भर के लिए खामोश रहकर हम तीनों की तरफ देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बता दूंगा। मैंने वीरा को अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने घर आने की दावत दी थी। मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो नलिनी की मौजूदगी में जुबान खोलने से गुरेज कर रहा था। उसकी एहतियात या मजबूरी को समझते हुए मैंने भी उस पर जोर डालना मुनासिब नहीं समझा। नलिनी दुरुस्त कह रही थी। वो गिलास खाली होने तक अस्काच उसके दिमाग में घुस चुकी थी और वो बहके हुए अंदाज में नित नई बोलियां बोल रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में वीरा को इशारा किया और वो नलिनी के खाली गिलास में कुंदन अंडेलने लगी। ओलियानो ने नलिनी के साथ होने वाली इस ज्यादती पर एहतजाज करना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती के साथ उसे खामोश कर दिया। इसे बहकने तो मैंने कहा, अगला गिलास खाली करने के बाद वो ज़हनी तौर पर नाकारा होकर रह जाएगी और तुम बेफिक्री के साथ अपने मसाइल पर बात कर सकोगे। नलिनी गहरे सरूर के आलम में सरदार जोगिंदर सिंह को अपनी मादरी जुबान में मादर पिदर आजाद कालियां सुनाते हुए अपने नाजुक ज़वाजी महरूमियों का शिकवा कर रही थी। नशे की हद फाजिल अबूर कर लेने के बाद उसे इस बात का होश नहीं रहा था कि उसके साथ क्या सलूक किया जाने वाला था। झूम झूम कर अगले गिलास से शराब पीते हुए नलिनी मुसलसल बेरब्त बातें की जा रही थी। इस मकाम पर मैंने उसे नजरअंदाज करके ओलियानो को बोलने की दावत दी तो कुछ तरह सहमा नजर आने लगा। डरने की जरूरत नहीं ओलियानो, मैंने उसे हौसला देने की नीयत से कहा। अव्वल तो नलिनी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी और उसने कुछ सुन भी लिया तो वैसे याद नहीं रख सकेगी। तुम बेफिक्री के साथ अपने कथा सुनानी शुरू कर दो। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकेंगे। नलिनी को वीरा के साथ छोड़कर हम अंदर चलते हैं, वहां इत्मीनान से बातें हो सकेंगी। उसने पुरतशवीश और धीमे लहजे में तजवीज पेश की। वो अपने मसले की राजदारी के सिलसिले में बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा था, इसलिए मैंने किसी पसो पेश के बगैर अपनी जगह छोड़ दी। मेरे उस अमल पर वीरा की निगाहों में नापसंदीदगी की अलामात ऊपर आई थी, लेकिन मैंने आंख से इशारा करके उसे खामोश कर दिया और ओलियानो के साथ अंदर चल दिया। ओलियानो मुझे अपने साथ लेकर उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां से नलिनी ने फरार होने की कोशिश की थी। उसने दीवार गिर स्विच बोर्ड का बटन दबाकर रोशनी की तो मुझे देखकर हैरत हुई कि वो दोहरे बिस्तर वाली आरामदेह और आरास्ता ख्वाबगाह थी, जहां गोशे में 4 नफीस कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। सुबह तुम लोगों ने मेरे दफ्तर में जो बातें की थी उन्होंने मुझे शदीद उलझन में डाला हुआ है। चंद सानियों की तफक्कुर आमेज खामोशी के बाद ओलियानो ने जुबान खोली, तो मुझे अपने राज में शरीक करके अपना ज़हनी बोझ हल्का कर सकते हो। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं अभी इस दावे पर कायम हूँ कि तुम्हारा दफ्तर बाज जराइम पेशा लोगों के इस्तेमाल में रहता है। वहाँ की बात और थी। मैं तुम्हारे साथ आए हुए सरकारी अफसरों के सामने अपने शुबहात का इजहार करता तो खुद मेरी पोजीशन मशकूक हो जाती। हकीकत यह है कि मैं खुद भी सूरत हाल से मुतमिन नहीं हूँ। मैं अपने स्टाफ से पहले दफ्तर पहुंचने का आदी हूँ। मैंने वहाँ कई मरतबा ऐसी अलामात देखी जिससे शुबा होता कि दफ्तरी औकात के बाद वो इमारत कुछ पुरस्रार लोगों के तसर्रुफ में रहती है। अगर तुम इस मामले में मुलव्विस नहीं हो तो इत्मीनान से पुलिस को इतला देकर इन लोगों का रास्ता मसदूद करा सकते थे। हो सकता है कि वो लोग खुफिया निगरानी करवा कर कुछ मुजरमों पर हाथ डालने में भी कामयाब हो जाते। मैंने पुलिस से रुजू किया तो जफर मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। इस मामले में जफर कहाँ से आ कूदा? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। सारी खराबी उसी की वजह से है। वो गहरी सांस लेकर बोला, मुझे हैरत है कि वो एक आम वफाकी इदारे का जिम्मेदार अफसर होते हुए भी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। मैं उसके बारे में
मैंने इसरारी अंदाज में उसकी बात काट कर सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि वो किसी अहम वफाकी इदारे में मुलाजमत करता है? उसने खुद ही बताया था उसके बारे में। मेरे जुमला मालूमात उसी की बताई हुई बातों तक महदूद थे। संजीदा मौजू छिड़ जाने की वजह से वो नशे की झोंक से कतई आजाद हो चुका था। वो अव्वल दर्जे का झूठा और मक्कार है। उसका किसी सरकारी इदारे से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अब तो यही बात करीने कयास मालूम होती है। कल रात मेरे दफ्तर में वाकई काफी हड़बूंग हुई है। तुम लोगों के चले आने के बाद मैंने दीवारों में गोलियों के कम अज कम 7 निशाना देखे। उनमें 3 मेरे कमरे की दीवारों में पाए गए हैं। वो खुद ही राज पर आ रहा था, इसलिए मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, कल रात वहां जो कुछ हुआ वो हमारे इल्म में है। तुम ये बताओ कि इन वाकयात में जफर किस तरह मुलव्विस है? मुझे तफसील याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि जफर किसी बहाने से खुद ही मुझसे अटक रहा था। उसने झिझकते हुए अपनी बात शुरू की। हस्पानी जुबान पर उसकी काबिल रश्क महारत की वजह से मैं बहुत तेजी के साथ उसके करीब चला गया। वो वक्तन फवक्तन मेरे दफ्तर में आता रहता था। एक दिन उसने मुझसे इजाजत चाहिए कि वो रात भर के लिए एक आम कैदी को मेरे दफ्तर में रख सके, तो मैंने नहायत बरहमी के आलम में उसकी बात मुस्तरद कर दी। अब मुझे ख्याल आता है कि जफर ने मेरे इनकार पर अपनी तहकीर महसूस की थी और शायद वो उसी वक्त से अपनी मनसूबाबंदी में मसरूफ हो गया था। उसके बाद ही उसने नलनी को मुझसे मुतारफ करवाया और तुम्हें मालूम था कि नलनी भारतीय सफारतखाने की एक एहलकार की बीवी है। ये बात तीसरी या चौथी मुलाकात में मेरे इल्म में आई। वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं पेड़ गिनने के बजाय आम खाने खाती हूँ और वो मुझे बड़ी फ्याजी से मिल रहे थे। उसके बाद तुम्हारे साथ जफर का क्या रवैया रहा? मैंने असल मौजू याद दिलाते हुए कहा। उसने मुझसे कई बार अल्बर्टो नामी किसी कोलंबियन का जिक्र किया। उसका कहना था कोई शख्स बोगोटा में खासा मशहूर और असर रसूख का मालिक था, लेकिन मैं बदकिस्मती से उस शख्स से नावाकिफ था। आयशूफ वीरा ने स्पेनिश जुबान में अल्बर्टो का जिक्र छेड़ा तो मुझे पहली बार उस नाम की अहमियत का अंदाजा हुआ। उसी के साथ मेरे जहन में जफर की याद ताज़ा होगी और मैंने वीरा को अपने घर आने की दावत दी डाली। नतीजा तुम्हारे सामने है। नलनी से तुम्हारे आशिकाना मरासम इस्तवार होने के बाद जफर का क्या किरदार रहा था? मेरा ख्याल है कि यही सबसे अहम बात है। वो खांसते हुए बोला। नलनी भरपूर मर्दाना रफाकत से तरसी हुई एक शादीशुदा औरत है और इसी हवाले से नित नए तजुर्बों की तलाश में सरगर्दा रहती है। उसे मुझसे मिलवाने के चंद दिनों बाद जफर ने एक मरतबा फिर मेरे दफ्तर के इस्तेमाल का मामला छेड़ा तो मैंने दुरुस्त अंदाज में अपना पुराना मुवक्कफ थुरा दिया। मैं अपने मुल्क की जानिब से एक आम सफारती मनसब पर फायज हूँ। मैं इस मनसब से नाजायज फायदा उठाकर अपने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उस रात जफर मेरे साथ पीता रहा। फिर उसने सरसरी अंदाज में मुझे एक फिल्म देखने की पेशकश की। वीडियो केस वो अपने साथ लाया था। टेलीविजन की स्क्रीन रोशन हुई तो मेरा दिमाग माऊफ होकर रह गया, क्योंकि मेरी और नलनी की खलवत की तफसीली फिल्म थी। नलनी बहुत बेहुदा और जारे औरत है, इसलिए वो पूरी फिल्म मैं नहीं देख सका। मेरी शदीद इसरार पर वीडियो का बटन ऑफ करते हुए जफर ने मुझे आगाह किया कि अपनी कुछ नागुजीर जरूरियात के लिए मेरे दफ्तर को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, और अगर मैंने उस बारे में जरा भी लबकुशाई की तो मेरी और नलनी की वीडियो फिल्म तमाम सफारती हलकों में पहुंचा देगा। मैं आज भी ये समझने से कासिर हूं कि उसे मेरे दफ्तर के इस्तेमाल के लिए मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत की क्या जरूरत थी। वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों के लिए कोई जगह किराए पर भी ले सकता था। वो बात उसके लिए नाकाबिले फहम थी, लेकिन मेरे लिए साफ और वाज़ेह थी। पहले अल्बर्टो अपनी असल कौमियत का फायदा उठाकर ओलियानो को घेरना चाह रहा था। जब उसे अंदाजा हुआ कि ओलियानो कोलंबियन होते हुए भी इस नाम से लाइम है, तो उसने नलनी वाला हरबा आजमाने का फैसला कर लिया। वो जफर के रूप में स्पेशल टास्क फोर्स में एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज था, इसलिए आबादी में कोई मकान खरीदने या किराए पर लेने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुश्तबा अफराद की आमदुरफ्त और मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से ऐसा कोई भी ठिकाना जल्द या बादेर लोगों की नजरों में आ सकता था, जबकि वीरान और दूर उफ्तादा इलाके में वाक़ ओलियानो का दफ्तर उसके घरौने मकासिद के लिए हर एतबार से मौजूद था। ओलियानो को काबू में रखकर वो पूरी बेफिक्री से अपना काम जारी रख सकता था। मैं अब जफर से खौफसता हूँ। कुछ देर के बाद ओलियानो ने कहा, अगर उसे भनक भी मिल गई कि मैंने उसके ब्लैक मेलिंग के बारे में तुमको एतमाद में लिया तो मुझे रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं इस खतरे से हर सूरत में महफूज रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल रात के वाकयात के बाद वो रुपोश हो चुका है। वो तुमसे रुजू करे तो तुम अपने रवैये में कोई तब्दीली ना आने देना और खामोशी से मुझे फोन पर खबर देना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद तुम्हारा नाम या नलनी वाला स्कैंडल बिल्कुल नहीं उछाला जाएगा। तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, वरना सरकारी इदारों का अपना तरीकाकार होता है। वो लगे बंदे अंदाज में काम करने के आदी होते हैं। उन्हें किसी की जाती मजबूरियों से कोई हमदर्दी नहीं होती। ये देखना मेरा काम है। मैंने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कुर्सी छोड़ दी। हम दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे तो नलनी सोफे की पुश्तका से अपना सर टिकाए ऊँग रही थी और वीरा उकताए हुए अंदाज में उसे देख रही थी। यह अब 1-2 घंटे से पहले नॉर्मल नहीं हो सकेगी। ये हमारा नहीं, इस बुड्ढे का मसला है। मैंने उर्दू में कहा, अब यहाँ से निकल चलो। इस वक्त तक ओलियानो के सर से इश्क का भूत उतर चुका था और वो संजीदा नजर आने लगा था। मैंने राब्ते के लिए उसे STF के रेस्ट हाउस का नंबर दिया और हम दोनों वहां से निकल खड़े हुए। ब्लैकमेलिंग की वही खिसी पीटी कहानी है जो अजल से चली आ रही है। रास्ते में ओलियानो की कहानी मेरी जुबानी सुनने के बाद
वीरा ने तबसरा किया, लेकिन इसका शिकार होने वाले को ये अपनी नोयत का पहला वाकया महसूस होता है। मेरे हिसाब से ये भाग दौड़ बेसूद रही। मैंने कहा, ओलियानो के बयान से सिर्फ ये बात साफ हुई है कि जफर दफ्तरी औकात के बाद जबरदस्ती उस सामर्थ को इस्तेमाल करता रहा है। उसके मौजूदा कमीनगाह के बारे में हम अब भी तारीकी में हैं। STF के दफ्तर पहुंचने के बाद मैंने पहला काम मोहम्मद शहबाज से राब्ता करने की कोशिश की। टेलीफोन डायरेक्टरी में मोहम्मद शहबाज अहमद और उससे मिलते जुलते नामों की एक तवील कितार मौजूद थी, लेकिन पते के सहारे मैंने उसका नंबर तलाश कर ही लिया। क्या उसे फोन करने का इरादा कर रहे हो? वीरा ने मेरी मसरूफियत का जायजा लेते हुए पूछा। यही राह सबसे बेहतर नजर आती है। मैंने उसे जवाब देते हुए रिसीवर उठा लिया। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से फौरन ही किसी लड़की ने फोन उठाया था। शहबाज सेठ से बात करवा दो। मैंने बदली हुई कदरे नहीफ आवाज में पूरे एतमाद से कहा। तुम कौन बोल रहे हो? मेरे पूरे एतमाद लहजे ने शायद उस लड़की को हैरान कर दिया था। अब्दुल बोल रहा हूँ, मुझे शहबाज सेठ से बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने इसरार किया। वो इस वक्त अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ मसरूफ है और किसी से बात नहीं करेगा। तुम अपना पैगाम दे दो, मैं मौका मिलते ही तुम्हारा पैगाम उसे दे दूंगी। तुम समझने की कोशिश करो, ये मामला बहुत अहम है। मैं लाइन होल्ड कर रहा हूँ, तुम उसे मेरे बारे में बता दो। अगर वो बात करने से इनकार कर दे तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैंने उसे समझाना चाहा। मुझे मालूम है कि वो इस वक्त कोई बात नहीं सुनेगा और मुझे डांट देगा। ऐसा ही जरूरी है तो तुम 12 बजे के लगभग फोन कर लेना। इस वक्त वो खुद ही फोन उठाएगा। दूसरी तरफ से मशवरा दिया। क्या तुम बात नहीं समझ रही? मैंने तकरीबन कराते हुए कहा। मैंने ये फोन भी बहुत मुश्किल से किया है। हो सकता है कि 12 बजे तक मैं जिंदा ही न रह सकूं। ओह, तो क्या तुम जख्मी हो? लड़की ने मेरी बात काट कर तेजी से सवाल किया था। इस बार मेरा तीर निशाने पर लगा था। मैंने वीरा को आंख मारते माउथ पीस में कहा, मुझे 2 कारी जख्म आए हैं और इनसे मुसलसल खून बह रहा है। ऐसी खराब हालत में तुम कहां से फोन कर रहे हो? ऐसे मामलात के बारे में वो लड़की खासी सूझबूझ की मालिक मालूम होती थी। मैं खिड़की का शीशा तोड़कर इस वीरान मकान में दाखिल हुआ हूं। मैंने फिलफोर वो बहाना तराशते हुए कहा, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ छुपा हुआ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ फोन भी मौजूद है। उस लड़की ने एक मरतबा फिर मेरी बात काट दी। तुम मुझे फोन नंबर देकर अपने जख्मों की मरहम पट्टी कराने की कोशिश करो। मैं बाद से अभी फोन करवाती हूँ। इस वक्त तुम्हारे जख्मों से बहते हुए खून का रोका जाना बहुत जरूरी है, वरना तुम वाकई मर जाओगे। तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बहस करती हो। मुझे यहाँ का फोन नंबर मालूम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें फोन नंबर नहीं दे सकता। तुम अपने बात से मेरी बात करवा दो तो मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। होल्ड करो, मैं कोशिश करती हूँ। मेरी जिद के आगे उसे हथियार डालने ही पड़ गए। खासे तवील वक्फे के बाद मेरे कानों में एक भारी और दुरुस्त आवाज गूंजी। तुम कौन हो और बिला वजह मुझे क्यों फोन किया है? मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता। तुम भूल रहे हो सेठ। मैंने जल्दी से खुशामदाना लहजा में कहा, मैं कल सुबह जफर के साथ तुम्हारे पास आया था और हमने एक साथ नाश्ता किया था। फिर तुम जफर के साथ अंदर चले गए थे। ओह, मैं समझ गया, तो तुम जफर के साथ आए थे। चाहे दोपहर में तुम दोबारा कांच की बोतल लेने भी आए थे। एक सही हवाला मिलने पर उसकी यादाश्त ने फौरन काम शुरू कर दिया। हाँ, खुदा का शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मैं इस वक्त बहुत बुरी और जख्मी हालत में हूँ। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लेने की अदाकारी करते हुए कहा, लड़की तुम्हारे बारे में मुझे बता चुकी है। उसकी आवाज से बेपरवाही मुतरश्शित थी। ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों फोन किया है? मुझे जफर का पता दरकार है। इस वक्त मैं बहुत खराब हालत में हूँ। मुझे फौरी मदद की जरूरत है। मैं अकेला किसी भी अस्पताल में गया तो गोलियों जख्मों की वजह से धर लिया जाऊंगा। पैसे भी मुझसे चला नहीं जा रहा, तो मुझे जख्म कैसे आए? उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जफर के मुखालफों से सामना हो गया था। मेरे सितारे अच्छे थे कि जख्मी होकर भाग निकलने में कामयाब हो गया, वरना वो दोनों मुझे जिंदा ना छोड़ते। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जफर कहाँ मिल सकता है। यह बहुत टेढ़ा मसला है। उसका अंदाज खुद कलामी का सा था। मैं मार धाड़ और खून खराबे के मामलात से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइन कुछ और है। इसलिए मैं अपना कोई आदमी भी तुम्हारी तरफ नहीं भेज सकता। वैसे ये सीधा पुलिस केस है। मैं तुम्हें जफर का ठिकाना भी नहीं बता सकता। वो खुद भी अपने दुश्मनों से छुपता फिर रहे। उससे बात हुई तो मैं उससे तुम्हारे बारे में आगाह कर दूंगा। इस वक्त तक तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। मैंने मायूसी के आलम में कहा। बेबसी और तन्हाई की इस मौत के तसव्वुर से तो मेरा रुआ रुआ कांप उठा है। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए मेरी आवाज पे गैर इरादी तौर पर रिक्कत तारी होगी। मेरे सलब लहजे ने उसका दिल मोम कर दिया और उसने फिलफोर कहा, तुम इस वीरान घर में वाकई जिंदा दरगोर हो जाओगे। मैं तुम्हें अपनी बरादरी का आदमी समझकर तुम्हें बता रहा हूँ कि जफर सेटेलाइट टाउन की एक कोठी में रपोश है, लेकिन तुम उसको नहीं बताओगे कि तुम्हें उसका पता मुझसे मिला है। तुम मुझसे हल्फिया वादा करोगे, तब ही मैं तुमको उसका फोन नंबर दूंगा। मैं जफर जैसे जिगरी दोस्त को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। उसने मुझे सख्त तरीन राजदारी की ताकीद की थी। तुम्हारी हालत इस कदर नाजुक ना होती तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें ये नंबर ना देता। खुशी से मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। शहबाज खान जैसे खतरनाक अजनबी को यूं शीशे में उतार लेना मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर उसकी आयद की हुई शर्त मेरे अपने मफाद में थी। वो मुझे जफर का फोन नंबर देकर बेगम हो जाता और उसे इस गुफ्तगू की हवा भी न लगने देता। इस तरह हमें उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का सुनहरा मौका मिल सकता था, जिसके नतीजे में अल्बर्टू हमारे जाल में आ सकता था। मैं कलाम पाक की कसम खाता हूँ कि जफर को तुम्हारी मदद के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। बच गया तो उम्र भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा।
मर गया तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नेक नीति का अजर देगा। मैंने किसी करीब उल मर्ग भिखारी की तरह दिक्कत हमें लहजे में कहा, तुम जिंदा रहोगे। वो मेरी भरपूर सदाकारी से मुतासर होकर मेरी हौसला अफजाई करते हुए बोला, मेरे पेशा वराना असूल माने ना होते तो मैं अपने किसी आदमी को तुम्हारी तरफ जरूर भेजता, लेकिन अब जफर जरूर तुम्हारी खबरगिरी करेगा, तुम उसका नंबर लिख लो। उसने मुझे नंबर लिखवाया और मेरी जुबान से उसके लिए दुआओं का एक दरिया रवा हो गया और उसने मेरी कथा कलामी करके मुझे सपुर्दे खुदा करते हुए फोन बंद कर दिया। मेरी निगाह में वो इतनी बड़ी कामयाबी थी कि मैं रिसीवर क्रैडल पर रखते ही उछलकर मैं सहरी से नीचे आ गया। खुशी में आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं। वीरा जो मेरी पूरी गुफ्तगू सुनती रही थी नाक मुंह चढ़ाकर बोली, उससे बात करते हुए तुम एक बेजमीर गतागर मालूम हो रहे थे। तुम्हें खुद को इस कदर गिराकर बात करने की क्या जरूरत थी? मेरी सदाकारी की वजह से अल्बर्टो की कमीनगाह का पहला सुराग मिला है, वरना ऑपरेटर शहबाज खान को फोन पर बुलाने तक आमादा नहीं थी। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ अल्बर्टो पर वार कर सकेंगे और वो किसी भी तरह हमारे फंदे से नहीं बच सकेगा। मैंने तुर्शी के साथ उसे जवाब दिया। वो बेसाख्ता हंस पड़ी और बोली, बस इतनी सी बात पर चिढ़ गए? चिढ़ने वाली बात ही है, मैं फोन पर बात कर रहा था और मौका की नजाकत को भांपते हुए बात को बढ़ाता चला जा रहा था और तुमने दूर से जायजा लेकर बड़े आराम से एक एतराज जड़ दिया। वो कहाँ छुपा हुआ है? उसने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में। मैंने कहा, ये वही इलाका है जहां तुमने लाहौर से वापसी के बाद STF वालों की गाड़ी छोड़ी थी। उसका शुमार पिंडी की कदीम मुतमव्विल आबादियों में होता है। फोन नंबर की मदद से पते का सुराग अव्वल खान ही लगा सकेगा। तुम्हारे मुल्क की एक अदा मुझे बहुत पसंद आई है। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली। वो क्या? अच्छे कामों की एक आध बार सरंजाम देकर पूरे खलूस से तर्क कर दिया जाता है, लेकिन बुरी रवायात को जिंदा रखने की सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं जो बराबर साबित होती हैं। उसने कहा, तुम्हें यह बात इस वक्त कैसे याद आ गई? क्या हमारी गुफ्तगू से उसका कोई वास्ता है? बहुत गहरा वास्ता है। मुहज़्ज़ब मुल्कों में नामों के साथ नंबरों की तरतीब वाली फोन डायरेक्टरियां भी छापी जाती हैं। मैंने बस कराची में ऐसी एक पुरानी डायरेक्टरी देखी थी जो बेशतर नंबरों की तब्दीली की वजह से अपनी अफादियत खो बैठी है। दूसरे शहरों में शायद उसकी भी जरूरत नहीं समझी गई। वो होती तो अभी चंद सेकंड में जफर की कमीनगाह का पता मालूम हो जाता। मैं खामोशी से सर हिलाकर रह गया। वीरा का मुशाहिदा इतना तेज था कि अपनी गर्दोपेश की कोई छोटी सी छोटी बात भी उसकी नजरों से महफूज नहीं रहती थी और उसका हर टेढ़ा सवाल मुझे अमूमन लाजवाब कर देता था। हम दोनों अल्बर्टो की कमीनगाह के सुराग के सिलसिले में होने वाली हौसला अफजा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल में मसरूफ थे कि अचानक फोन की घंटी बजने लगी। मैंने बेदिली के साथ रिसीवर उठा लिया। मेरे गुमान में भी नहीं था कि फोन कॉल मेरे लिए भी हो सकती थी। उस पर गैर मुतवक्का तौर पर गजाला की आवाज सुनकर मैं दिल खुश हो गया। उसने नहायत आहिस्ता और बावकार अंदाज में मेरे बारे में दरियाफ्त किया था। कादम, तुम्हारी आवाज सुन रहा है डार्लिंग, मैंने खुश दिली के साथ कहा। तुम पिंडी जाकर मुझे भूल ही गए हो? गजाला मेरी आवाज सुनते ही फट पड़ी। मुझे हैरत हुई कि वफूरे जज्बात से उसकी आवाज भराई हुई थी। मेरा ख्याल था कि अगर तुम वहां कुछ उलझनों में फंस गए हो तो कम अज कम मुझे रोजाना फोन जरूर करते रहोगे, लेकिन मालूम होता है कि फालतू वक्त में वीरा तुम्हें मसरूफ रखने लगी है और तुम रफ्ता रफ्ता मुझे भूलते जा रहे हो। सबर से काम लो गजाला। मैंने बुखलाए हुए अंदाज में उसकी बात काट दी। तुमने तो एक ही सांस में शिकायतों के दफ्तर खोल दिए। मैंने तुम्हें कल या परसों तो फोन किया था। तुमने मुझसे वादा किया था कि कहीं कदम जमाते ही मुझे अपने नंबर से आगाह कर दोगे, लेकिन फिर तुम भूल गए। मैंने कई जगह नाकाम कोशिश करने के बाद अव्वल खान की बीवी से उसका नंबर लिया और तुम इस नंबर पर मौजूद होने के बावजूद मेरे दफ्तर से बाहर थे। मैं आज ही यहाँ मुंतकिल हुआ हूँ। मैंने मुदाफाना लहजा में कहा, तुम चाहो तो उससे इस अमर की तस्दीक कर सकती हो। वो आएगा तो मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूंगा। अब तुम कब तक इस्लामाबाद में बैठे रहोगे? आखिरकार उसने वो सवाल कर ही डाला। जब तक मेरी उससे शादी नहीं हुई थी वो बदतरीन हालात का मुकाबला करके भी तनहा जिंदगी गुजारती रही थी। मैं महज अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे पीछे लंबे सफर करता रहा था, लेकिन वो कहीं भी मेरी मदद की मोहताज नहीं थी। लेकिन जब से मुकाओ के डॉन क्वांग फू ने अपने नादर शाही आकाम के जरिए मेरी और उसकी शादी करवाई थी, वो तेजी के साथ मेरे सहारे की आदी होती चली जा रही थी। सच बात तो यह है कि मेरी तरफ से कफालत के अलावा तहफ़्फ़ुज़ और गैर रफ़ाकत की फराहमी पर उसका पूरा हक भी था, लेकिन मेरी नागुज़ीर मजबूरियाँ बदस्तूर मेरा ताक़ुब कर रही थी और मुझे पहले की तरह अकेला छोड़ने पर मजबूर हो गया था। मैं फारिग होने के बाद एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैंने पुरजोर लहजे में उससे यकीन दिलाने की कोशिश की। आज कुछ अहम पेश रफ्त हुई है, शायद मैं एक आध रोज में यहाँ से निकल सकूं। रिसीवर पर उसके गहरे सांस की आवाज उभरी। फिर उसने कहा, मैं तुमको बिला वजह परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे अपनी तन्हाई से खौफ आने लगा है, क्योंकि यहाँ भी कुछ नए खतरात सर उभारने लगे हैं। उसकी जुबान से खौफ का लफ्ज सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम किन हालात की बात कर रही हो? तुम्हारी जुबान से खौफ के अल्फाज बहुत नामानूस लगते हैं। टहनी में फुलाद की बनी हुई नहीं हूँ, गोश्त पोश का वजूद रखने वाली एक जिंदा औरत हूँ। मैं कब तक अंधे खतरात से खेलती रहूंगी? 2 रोज से मैं हल्की सी आहट पर भी बुरी तरह चौंक पड़ती हूँ। 2 रोज से क्या तब्दीली रूनमा हुई है? तुम मुझसे खुलकर बात करो। मैंने उस पर दबाव डाला। 2 दिन से कोई मुस्तफा अवराद मेरा और सुल्तान शाह का पीछा कर रहे हैं। वो तादाद में कई होते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वो साए की तरह अपनी गाड़ियों में हमारा ताक़ुब करते हैं। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि वह तशवीशनाक खबर थी। मैंने उससे पूछा, उनका मकसद क्या है? क्या वो इतने अहमक हैं कि
कि खुद को तुम्हारी नजरों से महफूज भी नहीं रख सकते। वो हमसे पोशीदा रहने की कोशिश ही नहीं करते। मेरा तो अंदाजा है कि उन्होंने हमें दीदा और दानिस्ता अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की है। उनका रवैया बहुत दहशत अंगेज और अजीब है। वो छुपते हैं और ना खुलकर सामने आते हैं। कहीं मैदान साफ हो तो दूर ही से हथियार लहरा कर शायद हमें खौफजदा करने की कोशिश करते हैं। मुझे हर लम्हा ये खौफ लाहक रहने लगा है कि कहीं वो दरवाजा तोड़कर फ्लैट में न घुस आए। तो क्या फ्लैट की भी निगरानी की जा रही है? उसकी कहानी ने मुझे परेशान कर दिया था।